हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 सितंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है, इसके आप नोट्स जरूर बनाइएगा, जिससे आपके एग्जाम में इसका फ़ायदा मिल सके और आप एग्जाम के समय बहुत ही कम समय में इसकी रिवीजन कर सकें। दोस्तों, इस लेक्चर को भी आप 2 से 3 बार जरूर सुनें, जिससे आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप इस लेक्चर की रिवीजन भी कर सकेंगे। इसके अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों। इसके अलावा इस लेक्चर के अंत में आज हम डिस्कस करेंगे उन लोगों के नाम भी जो लगातार क्लास में बने रहते हैं। यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, आपको क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। आज का टारगेट है 200 लाइक का। आप लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम है पंकज आडवाणी। भारत के टॉप स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी। तो उन्होंने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, आडवाणी ने फाइनल मुकाबले में 6-3 से जीत हासिल की है। और दोस्तों, इस जीत के साथ ही स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में अब उनकी एशियाई खिताबों की संख्या 11 हो गई है। दोस्तों, पंकज आडवाणी ने साल 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद उन्होंने 2021 का जो एशियाई चैंपियनशिप का खिताब है वो भी अपने नाम किया है। तो इस प्रकार से 2 लगातार एशियाई चैंपियनशिप के खिताब अपने नाम करने वाले व्यक्ति कौन है? पंकज आडवाणी। कुछ बात करते हैं दोस्तों पंकज आडवाणी के बारे में, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं और दोस्तों, पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में वर्ल्ड चैंपियन हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों खेलों से संबंधित हैं। पंकज ने अपना पहला प्रोफेशनल बिलियर्ड्स वर्ल्ड टाइटल 2009 में जीता था। दोस्तों, पंकज ने साल 2006 में दोहा में हुए एशियाई गेम्स में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट। विराट कोहली ने 16 सितंबर को यह ऐलान किया है कि वह अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत की T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने यह भी साफ किया है कि दोस्तों कि वह टेस्ट और वनडे में कप्तानी करते रहेंगे, लेकिन T20 से वो कप्तानी छोड़ देंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विराट कोहली ने कुल कितने T20 मैचों में कप्तानी की है और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो विराट कोहली ने 45 T20 मैचों में भारत की कप्तानी की है, जिसमें से 25 मैचों में उन्होंने जीत हासिल की है। 14 ऐसे मैच रहे हैं जिसमें हार का सामना करना पड़ा है और 2 मुकाबले टाई हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, 2 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अगर हम बात करें दोस्तों T20 में कप्तानी की विराट कोहली की, तो इसका प्रतिशत रहा है 65.11, यानी जीत का जो प्रतिशत था वो था 65.11। दोस्तों, 14 साल बाद ऐसा तीसरा मौका है जब टीम इंडिया के 2 कप्तान होंगे। पहला मौका आया था 2007 में, दूसरा मौका आया था 2014 में और तीसरा मौका आया था दोस्तों 2021 में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो ऐसा प्रयोग जरूर करती हैं कि उनके हर एक फॉर्मेट के जो कप्तान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इंडिया में ये प्रयोग करना बहुत आसान नहीं होता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एक ही कप्तान होता है सभी फॉर्मेट का। दोस्तों, एक बात और सही है कि अगर अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान होंगे तो उन पर लोड भी कम होगा, लेकिन भारत में ऐसी प्रथा नहीं थी। केवल 3 बार ऐसा मौका आया है जब 2 कप्तान हुए हैं। पहला मौका आया था दोस्तों 2007 में, जब टेस्ट के कप्तान हुआ करते थे अनिल कुंबले और वनडे और T20 के कप्तान थे कौन? महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, साल 2014 में धोनी ने टेस्ट से संन्यास ले लिया और टेस्ट की कप्तानी करने लगे थे कोहली और वनडे और T20 की कप्तानी कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, 2021 में भी जब विराट कोहली T20 फॉर्मेट से अपना संन्यास ले लेंगे तो उसके बाद एक नया कप्तान बनाया जाएगा और विराट कोहली वनडे और टेस्ट की कप्तानी करते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है? तो दोस्तों, वह राज्य है पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल के नए एडवोकेट जनरल बनाए गए हैं कौन? गोपाल मुखर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, तो उन्होंने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। क्योंकि दोस्तों, हाल ही के समय में किशोर दत्त ने एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं
एडवोकेट जनरल की। तो एडवोकेट जनरल जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है। यानी दोस्तों महाधिवक्ता बोलते हैं एडवोकेट जनरल को, तो उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। दोस्तों 165 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के राजप्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है, यानी राज्यपाल जब भी चाहे उसे हटा सकता है उसके पद से। दोस्तों जो महाधिवक्ता होता है वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है। यानी दोस्तों महाधिवक्ता उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता हो। महाधिवक्ता राज्य के प्रमुख को विधि से संबंधित सलाह देने का कार्य करता है। यानी जो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, उसको वो विधि से संबंधित यानी कानून से संबंधित सलाह दे सकता है। वह राज्य के दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में सदन में बोलने की शक्ति रखता है। अगर विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही चल रही हो तो उस कार्यवाही में बोलने की क्षमता रखता है कौन? महाधिवक्ता। लेकिन वह मतदान यानी वोटिंग नहीं कर सकता है। दोस्तों जिस प्रकार से राज्य में व्यवस्था होती है महाधिवक्ता की, उसी प्रकार से सेंट्रल में व्यवस्था होती है महान्यायवादी की। तो महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है और अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों एक प्रश्न है आपके लिए, आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये प्रश्न है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड पेटेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो रोगियों की सुरक्षा की वैश्विक समझ यानी ग्लोबल समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यानी दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो रोगियों की किस प्रकार से सुरक्षा की जाए इसके बारे में समझ पैदा करना है। 2021 की थीम ध्यान से सुनिएगा इस दिवस की। तो थीम थी सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। एक बार और सुनिएगा दोस्तों, थीम क्या है? सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर इसकी थीम थी 2021 की। दोस्तों अब हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग बनाने वाली एक संस्था है। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम होता है कि जो भी सदस्य इससे जुड़े हैं उनमें स्वास्थ्य संबंधी समझ को विकसित करना। इसके जो सदस्य हैं वो हैं 194 और इसकी स्थापना हुई थी यानी WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2021 में भारत की विकास दर 7.2 रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कोविड-19 है उसके कारण भारत की विकास दर प्रभावित हो सकती है और आने वाले सालों में इस विकास दर में कमी भी आ सकती है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने साल 2020 में 7% का संकुचन झेला है, यानी जो उसकी विकास दर है उसमें संकुचन हुआ है और 2021 में इसकी 7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बातें डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी तो तब केवल इसमें 50 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कुल मिलाकर के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। दोस्तों वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया था। यानी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, यानी कि सभी देशों के बीच शांति स्थापित हो सके इसके लिए ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? तो दोस्तों भूपेंद्र पटेल सरकार ने के 24 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के 24 मंत्रियों ने दोस्तों हाल ही में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने अपनी पूरी सरकार में बदलाव कर दिया है। यहाँ तक कि दोस्तों मुख्यमंत्री और उनका जितना भी मंत्रिमंडल था उसको बर्खास्त करके एक नई सरकार बनाई है
और नए मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों भूपेंद्र पटेल। किसकी जगह बने हैं दोस्तों? विजय रूपाणी की जगह। और दोस्तों एक और बात की गई है कि जो विजय रूपाणी के समय जो मंत्रिमंडल था उसके किसी भी सदस्य को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हाल ही में भूपेंद्र पटेल सरकार के 24 मंत्रियों ने शपथ ली है और ये शपथ ले लाई है दोस्तों गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने। तो आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्य मंत्रियों और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को शपथ दिलाई है। बात करें दोस्तों भूपेंद्र पटेल की तो यह गुजरात के 17वें चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों जीके डोज को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के बाद होता है? तो 4 सालों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। और 2021 में जो ओलंपिक हुए हैं वो हुए हैं टोक्यो में, यानी जापान की राजधानी जो टोक्यो है उसमें हुए हैं ओलंपिक खेल। और दोस्तों इसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं और इसमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है जिसको जीता है नीरज चोपड़ा ने। दोस्तों साल 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो आंसर होगा इसका रियो डी जेनेरो में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो दोस्तों ये लिखी गई है अवधी में। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी एथेंस से, यानी यूनान से इसकी शुरुआत हुई थी 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ये जीता है हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था और कहाँ जीता था? तो दोस्तों भारत ने आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में 1980 में और मास्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि 4 वर्षों के बाद होता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है लुसाने स्विट्जरलैंड में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ही ओलंपिक गेम्स का आयोजन करवाती है हर 4 साल में। दोस्तों अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? दूसरा प्रश्न है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तीसरा प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? और चौथा प्रश्न है एडवोकेट जनरल का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी एडवोकेट जनरल का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अब हम वो भी नाम डिस्कस करते हैं जो लगातार जवाब देते हैं और लगातार क्लास में बने रहते हैं। तो दोस्तों उनमें पहला नाम है रोहित पवैया का, दूसरा नाम है योगेंद्र सिंह का और तीसरा नाम है विष्णु सोलंकी का। दोस्तों ये लोग बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, लगातार क्लास में रहते हैं और सभी प्रश्नों के जवाब भी देते हैं। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार के जवाब दे सकते हैं, आपका भी नाम यहाँ पर हो सकता है, तो जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलने से पहले आपको बता दें कि आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। तो दोस्तों इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं राजा गुप्ता के माध्यम से, और उस कोर्स में अगर आप छूट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा राजा नंबर 1। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं इस लेक्चर में, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।